नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। किसान आज सड़कों पर हैं। पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया था। आखिर क्या वजह हुई कि अन्नदाता सड़कों पर आ गया और क्या ऐसी वजह हुई जिसे लेकर के सरकार से किसानों के संगठनों की इतनी ज्यादा तल्खियां बढ़ गईं कि आज नतीजा हम उसका भारत बंद और जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन या फिर बंद के रूप में देख रहे हैं। इस बंद के अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में असर पड़े हैं। कहीं पर ट्रेनें रोकी गई हैं तो कहीं पर पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। ये 3 बिल जो सरकार लेकर के आई, शुरुआत से ही किसान इन बिलों का विरोध कर रहे थे, लेकिन जब ये बिल कानून बने, लागू करने की बात हुई तो ये विरोध और ज्यादा मुखर हो गया। नतीजा 5 राउंड की बातचीत भी विफल रहने के बाद अब कल यानी कि 9 तारीख को फिर से वार्ता होनी है और उम्मीद है कि कोई अच्छा नतीजा निकल जाएगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन दूसरी तरफ बंद का क्या असर है? आखिर किसान इस बंद को लेकर के कितने ज्यादा उत्साहित हैं? इस बंद में किसानों के साथ कौन कौन है जो समर्थन कर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे इन सभी चीजों को हमारे खास कार्यक्रमों में। किसानों का भारत बंद। भारत के लिए कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है। वो गांव जिनमें किसान रहते हैं और जो खेती किसानी करके हमारे लिए उस अन्न को उगाते हैं जिसे हम सब खा करके जीवित रहते हैं। जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए अन्न कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात की समझ आपको और हमको काफ़ी हद तक है। समझाने की ज़रूरत नहीं। इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है, लेकिन मुद्दा इस वक्त किसान है। मुद्दा इस वक्त किसानों की परेशानी है। मुद्दा इस वक्त यह है कि किसानों को उन 3 बिलों को लेकर के जो ऐतराज है उस पर किस तरह से बातचीत की जाए। और मुद्दा इस बात का भी है कि अगर ये बिल गलत हैं तो अब तक जो नियम कानून देश में चले आ रहे थे उनमें कितने ज्यादा संशोधनों की जरूरत थी और इन 3 बिलों पर अब सरकार को कितना ज्यादा संशोधन करने की जरूरत है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उन सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ देशबंधु दीक्षित जी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। आप बीजेपी किसान मोर्चा से जो लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका देशबंधु जी हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ सपा की तरफ से मनोज यादव जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कुछ देर में हम चौधरी सवित मलिक जी से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। चर्चा की शुरुआत देशबंधु जी आपके साथ हम करते हैं। किसान बिल काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो चुकी है। पिछले 10 से 12 दिन आप कह सकते हैं मीडिया में भी, खबरों में भी, तमाम जगह सिर्फ किसान आंदोलन और किस तरह से वो धरना कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं, वो चीज़ छाई हुई है। आखिर क्यों ये लड़ाई या ये कहें ये तल्खियां सरकार और किसान के बीच में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सरकार किसानों को समझा नहीं पाई कि अगर ये आपके हित के बिल हैं तो आप इनका विरोध क्यों कर रहे हैं, और किसान इस बात को नहीं रख पाए कि आखिर इनमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनमें हम अमेंडमेंट चाह रहे हैं। देखिए ऐश्वर्या जी, आपने जो बात कही किसान बिल की बात, और या किसान 10-12 दिन से लगे हैं, ऐसी कोई तल्खियां नहीं है। और जो किसान बिल है इससे कोई भारत बंद का कोई असर नहीं है। ये कुछ लोगों की केवल छद्म राजनीति है, या कह लीजिए छोटे छोटे पॉइंट्स पे हमारे भारत देश के किसानों को भड़काया जाता है। पहले तो किसान बिल के तीनों पॉइंट जो हमारे नए बिल अमेंडमेंट में आए हैं उसे समझने की जरूरत है। यह किसानों के लिए कोई बरगलाना या उससे कोई धोखाधड़ी नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 12 दिनों से देखिए किसानों के ये जो भीड़ के मंत्रिमंडल से चाहते हैं कि वो बात करें, और अगर उनको कोई त्रुटि है तो वो इस चीज पे अपना संशोधन लाएं, अपने पॉइंट्स प्रस्तुत करें। लेकिन केवल ये कुछ लोगों की अराजकता फैलाने से या भ्रम फैलाने से यह बिल में कोई गड़बड़ी नहीं है। आपको लगता है इतने लाख किसान एक साथ बरगलाए जा सकते हैं? नहीं, आप ऐश्वर्या जी जो कह रही इतने लाख किसानों के तो हम कह रहे हैं
इस कुछ लाख की बात कर रहे हैं ना, अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें, बृहद परिप्रेक्ष्य में, भीड़ की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप भी देख सकते हैं। मैं भीड़ देख रहा हूं, तो आप भी जानिए भारतवर्ष में 70%, इस तरह तो मैं कह दूं 70% आबादी अगर पूरे भारतवर्ष के बृहद परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 135 करोड़ के जो 70% आबादी है, तो उससे ज्यादा अगर ये 4-5 लाख लोग विरोध कर रहे हैं, मैं भी आपके प्रदर्शन में देख रहा हूं, तो उससे ज्यादा सपोर्ट में भी तो है, वो चीज मीडिया को नहीं दिख रही है। तो वो किसान भी तो हैं जो इसके समर्थन में हैं। कुछ लोगों को इकट्ठा करके, और ये कुछ राजनीतिक दल जो आप ये देख रहे हैं परिप्रेक्ष्य में आज तक नहीं चिंता थी, वो सब 4-5 लाख किसान, कुछ लोगों को कुछ पॉइंट पे अवरोध हो सकता है, इससे मैं इस बात से आपकी इनकार नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए हमारे देखिए कृषि मंत्री तोमर जी और हमारे रक्षा मंत्री और पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ है कि उनको अगर किसी बात से कंफ्यूजन है तो वो अपनी बात रखें, उसके पीछे कोई अवरोध नहीं है और उनकी बात सुनी जाएगी और बिल्कुल उसका समाधान किया जाएगा। देशबंधु जी, यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी आती है कि किसानों का साफ तौर पे ये कहना है, अभी नहीं, मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ, जब ये तीनों बिल लाए गए थे शुरुआत से इन बिलों का विरोध होता रहा। जिस तरह से बिल राज्यसभा में एक मतलब आप कहेंगे हंगामे के बीच में झटपट पास करा दिए गए, उस चीज पे भी उंगलियां उठती रहीं। उसके बाद जब ये बिल लागू होने की बात आई, तब किसान बड़ी संख्या में निकल करके बाहर आए। क्या सरकार को इससे पहले किसानों को अपने पक्ष में लेकर के या समझा बुझा करके बातचीत नहीं करनी चाहिए थी? शायद आप जो कह रहे हैं कि ये जो बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग है, कम से कम ये तो कम होती। इतने राज्यों में जो आज भारत बंद हो रहा है, तमाम तरीके की ट्रेनें रोकी जा रही हैं और आम जनता को परेशानियां हो रही, ये सब तो कम होती। तो टेबल पे सरकार पहले ही किसानों के साथ क्यों नहीं बैठी? ऐश्वर्या जी, आपने जो बात कही, जो आपने पीछे की थोड़ी बात, तो मैं अब थोड़ा और पीछे जाना चाहता हूं। देखिए, इस बिल के कुछ तकनीकी पहलू हैं। इससे पहले भी जब मनमोहन सिंह की जगह के दूसरे कार्यकाल में एक रिपोर्ट आई थी, आपको भी जानकारी होगी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, तो ये एमएसपी का मुद्दा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मुद्दा, आज का नहीं है। आपने थोड़ा पीछे कहा, तो मैं इसको थोड़ा और पीछे से अगर इसकी विवेचना करूं और तकनीकी पहलू पे जाऊं, तो ये 2006 में स्वामीनाथन आयोग ने ही ये एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को रखा था जी। और उस समय इसको अंधेरे में रखा गया, इसके जो मूलभूत कमियां थी उसे सुधारा नहीं गया। और वह धीरे धीरे जब हमारी 22 मार्च आप जानते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री ने शपथ ली, और पहले कार्यकाल में ही यह मुद्दा उठा भी था कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो लूप पोल है उसे हटाया जाए। और चूंकि पुराने कुछ कमियां थी, तो उस सारी कमियों को संग्रह करके ये मौका लगा, और लॉकडाउन ऐसी परिस्थिति आई, किसान हमारा अन्नदाता है, उसने इस लॉकडाउन में आपने देखा, ये किसान ही रहा कि हमारा भारतवर्ष जो है इस बड़ी कोरोना आपदा युद्ध से हमारे जगह जगह वॉलंटियर्स, हमारे जगह जगह किसान मोर्चा के भाई, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और भी संगठन लग के सभी को अन्नदाता मुहैया कर, विश्व के तमाम देश इस आपदा से गुजरे, लेकिन ये किसान भाइयों का ही क्रेज था। तो स्वामीनाथन आयोग ने जब उस रिपोर्ट में जो कमियां थी, और हमारे मंत्रिमंडल ने जब 20 में कहा कि इन कमियों को हटा के हमारे किसान को डायरेक्ट सरकार से जोड़ा जाए, बीच के ये जो सारे चैनल्स हैं या लूप पोल या जो कमियां हैं, इसीलिए अमेंडमेंट लगाया। किसी चीज में अमेंडमेंट है, हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को न काटा न कहा, लेकिन पिछली सरकारों ने इसको लेकर किसानों में गलत भावनाएं डाली, गलत धारणाएं लाई, और वही उसका परिणाम रहा कि आज वही बिल जो चीज थी, हमारे प्रधानमंत्री ने उस बिल को विरोध किया, न उस बिल में काट छाट की, लेकिन उसके पॉइंट्स को जो बिला के अमेंडमेंट लाया गया और उसको सही तरीके से समझाया गया। आज भी हमारी सरकार चाहती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को मिले, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है और उसके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। ये हमारी सरकार का मुख्य मुद्दा रहा है। किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन किसान बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं बिल के विरोध में। मनोज जी, क्या कहना है आपका? देशबंधु जी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से, जैसे सरकार भी इस चीज को बोल रही है कि किसानों के हित में है ये बिल, इन 3 बिलों के आने से किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों की तरक्की होगी। अगर इतना ही उनके हित में है तो इस वक्त किसान विरोध में क्यों है? देखिए, किसान इस देश का अन्नदाता है, भगवान है। अगर हमने भगवान को नहीं देखा है जो ईश्वर है, तो आप अगर किसान को देख ले तो आप समझ लीजिए आपने ईश्वर के दर्शन कर लिए। लेकिन बीजेपी के लोग बड़ी चाशनी वाली लपेटी हुई बातें करने के माहिर खिलाड़ी हैं
इसमें दो राय नहीं है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बीजेपी के साथी ने कह दी। ऐसा लगता है कि दुनिया बड़ी भोली है, किसी को कुछ नहीं पता है, इतिहास के पन्नों में क्या लिखा है क्या गढ़ा है ये किसी को नहीं पता। जब यही सरकार, यूपीए की सरकार इस देश में 2014 से पहले थी, तो यही बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता, इनके प्रदेश नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष तक किसानों के छोटी छोटी मांगों को लेके उनके साथ आंदोलन में बैठ जाते थे, उनके मंच पे जाके खुद जाके मांग करने लगते थे सरकार से। उस वक्त किसानों को कोई ना तो बहलाता था ना फुसलाता था, और उस वक्त के आतंक जो किसान थे उनको किसी सरकार की हिम्मत, मैं कह रहा हूं औकात नहीं थी कि इस देश के अन्नदाता को खालिस्तानी कह दे, आतंकवादी कह दे, या ऐसे शब्दों से नवाज दे जो शब्द शायद आज तक भारतीय राजनीति में किसी राजनीतिक पार्टी ने किसानों को लेकर नहीं कहा। मुझे याद है एक स्टंट कि हम शायद जम्मू कश्मीर से मैं वापस लौट रहा था, हरदोई में हमारी ट्रेन के सामने किसान यूनियन आके बैठ गई और कई घंटे स्वराज जी मैं बैठा रहा, लेकिन उस पूरी ट्रेन में, ये 20 साल पुरानी घटना है लगभग, किसी व्यक्ति ने किसानों को अपशब्द नहीं कहा कि इन किसान ये आखिर ट्रैक पे क्यों बैठ गए, वो भी भारतीय किसान यूनियन के थे। इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास देश को है देश के किसानों पे, और उसके पीछे कारण सिर्फ एक है, दूसरा कोई कारण नहीं है। और कारण वो है कि मैं बार बार कहता हूं, इस पेन की कीमत तय करती है कंपनी और मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय करती है कंपनी बनाने वाला, लेकिन इस देश का जो किसान है वो अपने उगाए अनाज की कीमत को तय नहीं करता। तय करता है कौन? सरकारें, बिचौलिया, और जो सिस्टम सरकार ने बनाया वो तय करते हैं कि उसकी अनाज की कीमत कितनी होगी, भले उसकी लागत से कम दाम में उसको अनाज बेचना पड़े। ये भी स्थितियां आती हैं, और कच्ची फसल उसके पास होती है जिसको वो रोक भी नहीं पाता, अपने पास बर्बाद हो जाती है फसल। मैं कहता हूं बीजेपी के लोगों से कि आखिर आप अगर किसान बिल को समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, मैं 2 लाइन कह दूं अभी क्लियर हो जाएगा। आप बताइए कि जिस तरीके से आलू उत्तर प्रदेश की एक बड़ी किसानी है जी। और इसी किसान ने आलू 2 रुपए किलो बेचा अपना, और आलू जब खाने का नंबर उसको आया, क्योंकि आलू अपने घर में नहीं रख सकता, वो स्टोर पे रखना पड़ेगा, तो उसने 60 रुपए किलो ऐश्वर्या जी आलू खरीद के खाया, और बोने के लिए भी 50 रुपए में खरीदा। तो आप ये बताइए, ये 48 रुपए का जो गैप है, अगर सरकार खरीद रही होती तो क्या इतना गैप आता? गेहूं की, धान की, इन सारी चीजों के दाम कभी इतना फ्लक्चुएट नहीं होते, क्योंकि सरकार के पास भंडारण है और सरकार उसकी खरीदारी करती। आलू की खरीदारी बड़े छोटे पैमाने पे सरकारें करती, इसलिए ये षड्यंत्र है। ये किसानों का मुद्दा नहीं है, ये आम जनता का मुद्दा है। ये बिल जिस दिन लागू हो गया उसके 1 साल बाद आप देखेंगे यही बीजेपी के लोगों को दाल, चावल, जो कुछ भी खरीदना है तिगुना चौगुने दाम में खरीदना पड़ेगा, जैसे आलू के दाम बढ़े, जैसे दालों के दाम बढ़े। चलिए, जिस तरह से इन बिलों का विरोध हो रहा है, जिस तरह से विपक्ष अभिमुखर हो रहा है, लेकिन 70 सालों में हमने किसानों की जो हालत देखी है, अगर ये मान लिया जाए ये बिल है जिनका विरोध हो रहा है, ये बिल गलत है। अगर ये बिल गलत है, इसका मतलब इससे पहले जो बिल या जो भी नियम कानून थे वो बहुत अच्छे थे, और अगर वो बहुत अच्छे थे तो 70 साल में किसान की स्थिति क्यों नहीं सुधरी? ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। जितनी मुखर तरीके से विपक्ष एकजुट होकर के इस बिल का चौतरफा विरोध कर रहा है, क्या इससे पहले जो नियम कानून थे वो बिल्कुल इतने पुष्ट थे कि किसी सुधार की गुंजाइश नहीं थी? और अगर सुधार की गुंजाइश अब की जा रही है, अन्नदाता की हालत पहले इतनी खराब है, तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कुछ अमेंडमेंट करके क्यों नहीं अप्लाई किए जा सकते? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे तमाम सारी किसानों की समस्याओं के मद्देनजर इस देश में कई सारे लोग बैठे और कई रिपोर्टें बनी, कई कमेटियां बनी, उनके आधार पे तमाम सारी चीजों को सामने रखने की चेष्टा की गई। मैं एक और छोटा सा उदाहरण बता दूं, बात समझ में आ जाएगी। हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार थी, यही बीजेपी के साथी कहते थे 450 रुपए कुंटल से ज्यादा के दाम होने चाहिए गन्ने के, और मांग करते करते सरकार में आ गए डबल इंजन की। आपको बताऊं, हमारी सरकार ने 65 रुपए कुंटल दाम बढ़ाया था गन्ने का 5 साल में जी। इस सरकार ने 5 रुपए का, जिसको मैं इस तरह कहूं, 1 आने का दाम नहीं बढ़ाया गन्ना का। पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत बद से बदतर है। तो आप सरकार की नीयत से समझिए ना कि सरकार कहती कुछ है
और करते कुछ है, विपक्ष में कुछ और, सत्ता में कुछ इस और। गन्ना मुद्दे पे भी कुछ कहना चाह रहे हैं दीक्षित जी, उनकी बात तो सुनेंगे, लेकिन उससे पहले यूपी गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आइए सीधे वहां आपको ले चलते हैं पहले। और ये किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश का किसान उठ खड़ा हुआ है और ये निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं समझता हूं कि इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को हठधर्मिता से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि किसानों की आवाज़ को सुनते हुए जो उन्होंने गलती की है उस देश से माफ़ी मांगते हुए, देश के किसानों से माफ़ी मांगते हुए, लोकसभा में विशेष सत्र बुलाते हुए इस काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए। आप लोग देखिए, सीधी सी बात है, ये जो कानून है इसकी मांग किसान संगठनों ने नहीं की थी, किसी किसान ने ये मांग नहीं की थी, न राजनीतिक संगठनों ने मांग की थी। तो फिर आप ये केवल पूंजीपतियों से आपने बात करके ये कानून को लाया है, और इस कारण से क्योंकि उसके पूंजीपति साथी नाराज हो जाएंगे, इस डर से इस कानून को वापस नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, विकल्प है तो इसके बाद क्या होगा। शुरू में जो निजी क्षेत्र वाले हैं वो टैक्स नहीं लेंगे, कम आपके तौलाई उलाई में खर्च आपका कम होगा, तो धीरे धीरे जो मंडी में जो किसान जा रहे थे वो जाना बंद कर जाएंगे, और बंद करेंगे तो जो सरकारी जो काम है वो ठप पड़ जाएगा, मंडियां बंद हो जाएगी। अब जब पूरी तरह से निजी मंडियों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे किसान, तो उस समय जब चंगुल में फंस जाएंगे तो उसके बाद किसानों को निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा, जो बिहार में हुआ। दूसरा उदाहरण मैं छत्तीसगढ़ का दूंगा, या देश के दूसरे राज्यों में जो हो रहा है। बहुत सब्ज बाग दिखाया गया, बैंकिंग सिस्टम है, बैंक से ब्याज मिलता है, आप पैसा जमा करते हैं, बैंक से ब्याज मिलता है, 5 साल 7 साल में आपके पैसे दुगुना होता है, एफडी करते हैं तो। लेकिन चिट फंड कंपनी आए, उन्होंने कहा हम 3 साल में दुगुना कर देंगे, आपके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको पैसा भी मिलेगा, ब्याज का पैसा मिलेगा, आपको किस्तों में देंगे। और लोगों ने क्या किया, जो अपनी गाढ़ी कमाई में जो पैसा था, जो सरकारी नौकरी में थे, वो जो रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता उसको भी लगा दिए। जो किसान हैं वो जो अपनी उपज के जो पैसा उसको लगा दिए। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपनी जमीन बेचकर भी चिट फंड कंपनी में लगाया। 10 साल खूब पैसा यहाँ चला छत्तीसगढ़ में। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री सब लोग जाकर उद्घाटन करते थे, उसके परिवार के लोग उद्घाटन करते थे। आज चिट फंड कंपनी की क्या स्थिति है, सब पैसा लेके भाग गए। वैसी स्थिति बनेगी, किसानों के जमीन, किसानों के उपज के पैसे वो लेके निजी लोग भाग जाएंगे। फिर आप चक्कर लगाते रहिए, कोर्ट कचहरी करते रहिए। आज देश सुप्रीम कोर्ट में बना है चिट फंड कंपनियों का, उसकी कमेटी बना दी गई, लेकिन क्या किसी चिट फंड कंपनी का पैसा आज तक वापस हुआ? आज हम ये कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले में 16,000 किसानों का हितग्राहियों तो आइए एक बार फिर से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं, और हमारे साथ इस चर्चा में चौधरी सबित मलिक जी जुड़ गए हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका चौधरी जी। लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसान को लेकर के, जो किसान बिल है, जो किसानों का आंदोलन जारी है, उसे लेकर के जो आज भारत बंद हुआ है, उन सारी चीज़ों को लेकर के। आज़ादी से लेकर अब तक का इतिहास ये ज़रूर रहा है कि हर बात में हम किसानों का नाम ज़रूर लेते हैं, किसानों का नाम ज़रूर जपते हैं, जय जवान जय किसान का नारा भी देते हैं। लेकिन उन्हीं किसानों के हालात अगर ठीक करने की बात आती है, उन्हीं किसानों तक अगर मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की बात आती है, उन्हीं किसानों की अगर स्थिति सुधारने की बात आती है, तो ज़रूर जितने भी नियम कानून होते हैं या तो वो बन नहीं पाते, और बन पाते हैं तो ठीक तरीके से अप्लाई नहीं हो पाते हैं। शायद यही वजह है कि किसान आज बोरिया और बिस्तर लेकर के पूरी तरह से आर या पार की लड़ाई करने के मूड से सड़क पर उतरा है। क्या कहेंगे आप, जो किसानों का ये बंद है आज का, और जो किसानों का ये पूरा आंदोलन है इस पर? देश तो आजाद हो गया, किसान को आजादी नहीं मिली। जब देश आजाद हुआ उस वक्त जो सरकारी नौकर की सैलरी थी, जो सोने का भाव था, जो ईंटों का भाव था, हम लोग 1 क्विंटल अनाज में 3-4 हजार ईंटें खरीद लेते थे। लेकिन अब क्या है, ईंटों का भाव 5,000 के ऊपर है, और गेहूं जो है
उसका रेट आपको पता ही है कि बहुत कम है। लेकिन किसान हर बार अपनी मांग रखता रहा है, लगातार सारी पार्टियां इनको सपने दिखाती रही है। अब बीजेपी आई थी, मोदी जी ने सपने दिखाए थे कि अच्छे दिन आएंगे, किसान की आय डबल करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आय तो डबल नहीं हुई। जब से इनकी सरकार आई है, ना तो गन्ने पे एक भी रुपया बढ़ा और खर्चे इन्होंने डबल कर दिए हैं। इन्होंने वादा किया था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, अभी तक पिछले साल का भी भुगतान नहीं हुआ है। डीजल का भाव है वो बहुत सारा बढ़ गया है। अभी आपने देखा होगा कि बिजली के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं जब से इनकी सरकार आई है। जो ट्यूबवेल का बिल 750 रुपए आता था किसान का, नलकूप का, वो अब जो है 2400-2500 रुपए हो गया है। गांव में घर में भी मीटर लगा दिए हैं, बिजली के भाव बढ़ गए हैं, लेकिन किसान का एक भी पैसा पिछली जब से इनकी बीजेपी की सरकार आई है गन्ने पर 1 रुपया नहीं बढ़ा है। बाकी जो हमारे नेशनल मांग है, 3 मुद्दे जो इन्होंने बिल लाए हैं, देखो बदलाव तो होना चाहिए, अच्छी चीजें होनी चाहिए, लेकिन आपको भी पता है कि जब भंडारण की क्षमता बढ़ जाएगी उससे किसान प्रभावित नहीं होगा, भारत की 80% जनता प्रभावित होगी। का भंडारण कर लेंगे, सस्ते दामों पर किसानों से खरीदेंगे, फिर उसको चौगने दामों पर आम उपभोक्ताओं को बेचेंगे। छोटी दुकानें, मंडियां समाप्त हो जाएंगी। अभी आपने देखा फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट और अमेजन, ये बड़ी बड़ी कंपनियां वेयर हाउस खोल रही हैं, बना रही हैं। और ये जो हम तो अपने व्यापारी भाइयों को भी कह रहे हैं कि आप हमारे साथ खड़े हो जाओ, नहीं तो आपका भी धंधा ये चौपट कर देंगी। दूसरा इसमें है एमएसपी। अभी इसी साल सरकार ने जो गेहूं की खरीद होती है उसके लिए 100 कुछ करोड़ रुपए का बजट कम कर दिया है एफसीआई का। तो जब उनके पास बजट ही नहीं होगा तो वो कहां से खरीदेंगे? किसान का अपने आप कम बिकेगा। तीसरा जो हमारा नियम है कॉन्ट्रैक्ट खेती का, कॉन्ट्रैक्ट खेती में इन्होंने कहा है कि हमारा और कंपनी का कोई भी विवाद होगा तो हम एसडीएम कोर्ट और डीएम कोर्ट तक जा सकते हैं। क्या हिंदुस्तान में कोई और भी ऐसा कानून है कि जिसमें किसी को कोर्ट से जाने से रोका जाए? तो हमारी मांगे जायज मांगे हैं, किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगे मांग रहा है। और लगातार इतनी सर्दी में दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए वो जाकर अपने जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान पर, जहां इन्होंने जगह बताई वहां पर जाकर आंदोलन करना चाहता है। मतलब नेता वोट मांगने गांव आ सकता है, लेकिन गांव का किसान, मजदूर, व्यापारी अपनी बात को लेकर दिल्ली नहीं जा सकता है। ये कहाँ का कानून है? तो हम लोग सरकार से एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि किसानों के ऊपर जुल्म ना करे, जो अपने वादे किए वो पूरे करे, और अच्छे दिन का जो वादा किया था उसको दोहराते हुए ये 3 काले कानून और किसान को जो है उसका काम करने दे। वो अन्न पैदा करने का काम करता है। जब पूरा देश कोरोना संकट से गुजर रहा था, ठीक है, किसान आज सड़कों पर है, ये एक बड़ी समस्या बनके हम सबके सामने। दीक्षित जी, मैं चाहूंगी आप जवाब दें। जो तमाम तकलीफें, परेशानियां बताई गई हैं, हम शुरुआत से इस चीज को सुनते आ रहे हैं। गन्ने का भुगतान नहीं टाइम पे, धान की खरीद में समस्या, मक्के की खरीद में लेकर के जो चीजें किसान उगाता है, आलू से लेकर प्याज तक, कच्ची फसल कहे चाहे पकी हुई फसल कहे, उन सब में समस्याएं जरूर आती हैं। क्यों डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी हर बार किसान को, या हर साल आम जनता को ये रेट के ऊपर नीचे होने की समस्याएं, महंगाई की समस्याएं, इन सब से जूझना पड़ता है? देखिए, आपने जो कहा ऐश्वर्या जी, मैं अब आंकड़ों पे नहीं जाता हूं। इससे पहले भी बार बार हमारे मित्र जो है सपा के आरोप लगा रहे थे, और आदमी के आरोप लगाना बहुत अच्छी, सत्यता और आंकड़ों पे जाएं। इससे पहले आप बसपा की सरकार में आपने देखा कितनी सारी चीनी मिलें बंद हो गई। उसके बाद सपा की सरकार, यही जब स्वामीनाथन आयोग, मैंने पहले भी पूर्व में भी कहा, जब आया था तो इन्हीं के बड़े नेता गलबलियां डाले, उसमें भी सम्मिलित थे। तब आपके कितने गन्ना किसानों का भुगतान हुआ? मैं ये आंकड़े निकाल के आप देख लीजिए, 2014 से 2020 तक मेरे ख्याल से 10% किसान रहे होंगे जिनका गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। मैं मक्का खेती, और इनकी सरकार में आदमी पर्ची लेकर घूमता रहा। केवल आरोप लगाना बहुत बड़ी बात होती है हमारे सरकार के खिलाफ।
और जो अभी हमारे मित्रवर ने कहा कि आलू की खेती इस सर्दी में, लेकिन मलिक जी का कहना है 1 साल से अभी भी गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। नहीं, 1 साल से हो रहा है धीरे धीरे। आप भी जान रहे हैं, आपदा आया, कोई जानते हैं आपदा किसी से पूछ कर नहीं आती है। आपदा के समय भी इसी गवर्नमेंट ने 25 रुपए एमएसपी पे गेहूं लिया और 2 रुपए किसानों को दिया। तो कहीं ना कहीं आपदा में एक प्रबंधन का नियम तो होता ही है। और हम तो ये नहीं कहते, इससे पहले भी सर, और ये रिपोर्ट स्वामीनाथन रिपोर्ट की 2006 से चल रही है, और तब भी इनके बड़े बड़े नेता मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में शामिल थे। तब क्या गन्ना किसानों का भुगतान हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जब इनकी यह समस्या पूर्ववत चली आ रही है, और जब से हमारी डबल इंजन की सरकार हुई, आप कहीं भी देख लिए पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे निराकरण हुआ। और ये फरवरी में जब कोरोना आया, तब भी देखिए इस कोरोना काल में भी आप जानना सरकार के पास सोर्स कम है, आय कम है, और उसके बाद हमें सबका भुगतान करना है। तो भाई कहीं अगर मुसीबत आती है तो उसके उपाय है। आज हमारी केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार, ये लोग आप वहां पे दिल्ली में भीड़ लगा के चांदनी चौक पे, यानी वहां का मंत्रिमंडल आपको बुला रहा है आपको अपनी समस्याएं रखने को। और अगर इस अमेंडमेंट को 2006 से आज 2020 हो गया, 14 साल में। दीक्षित जी बुलाया तब जा रहा है जब किसान खुद सड़कों पर आ चुके हैं। किसानों से ये बातचीत शायद तब होनी चाहिए थी जब ये बिल लेकर के आए गए थे, तब किसानों की मांग को नजरअंदाज किया गया। शुरुआत में भी एक आप कहेंगे तानाशाही वाला रवैया था। अमित शाह ने साफ कहा कि बुराड़ी में आकर के बातें कीजिए, किसान तब भी नहीं माने। पहले कहा गया अधिकारियों के साथ बातचीत करिए, जब उस पर भी नहीं माने और किसान मुखर होकर के निकले, तब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आगे आए हैं। उससे पहले तक ये चीज थी कि थोप दीजिए इस बिल को। ऐश्वर्या जी, जैसे आपने कहा तकनीकी पहलू पे मैं नहीं जाना पाऊं इसके डिस्कशन पे, लेकिन जब अमेंडमेंट किया गया था इस बिल को ठीक से समझने की जरूरत है। हम किसान के अहित में नहीं है यह हमारा बिल जो आया, किसान को इससे नुकसान नहीं होगा। आप इस बिल के अगर कुछ हमने इस बात से इनकार नहीं किया, लेकिन इस बिल में सुधार की गुंजाइश है, इसको आप मानते हैं? हाँ, हमने सुधार की गुंजाइश है। हमारी सरकार निरंतर डबल इंजन की, लेकिन जो हमारे और इस देश के किसान के हमेशा साथ है। और इन लोग जब गलबनिया आप जितना जान रहे हैं, कुछ लोग राजनेता थे जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, क्यों नहीं एमएसपी लागू किया गया, क्यों नहीं तब किसानों को बुलाई गई। आज तो हमारी डबल इंजन की सरकार, यहाँ माननीय हमारे यशस्वी योगी नाथ जी भी किसानों के हित में सारे गन्ने के भुगतान, इनके जो पुराने पाप हैं उनको धुलने में लगी है। हमारी केंद्र की सरकार जो है वह भी देखिए निरंतर प्रयास कर रही है, पहले दिन से ही प्रयास कर रही है। बिल अमेंडमेंट हुआ 2006 से, ये मुद्दा बेरोजगारी था, 2006 से घटते घटते 2020 में जब अमेंडमेंट हुआ, इसके सारे पॉइंट्स को, लूप पोल को बंद किए गए, नया अमेंडमेंट बिल लाया गया, एमएसपी को लागू किया गया। हम इसको समझाने में हो सकता है कहीं हमारे तरफ से कमी रह गई हो, लेकिन उसके लिए हमारा मंत्रिमंडल लगा। लेकिन ये लोग तो गलबलिया में जाके लूट खसोट करते रहते थे। इनकी सरकारों में सारी चीनी मिलें बेच दी गई। आप पता कर लीजिए, बसपा सरकार में इनके मंत्रिमंडल उसी के कारण जेल में भी गए। तब उस समय किसानों की याद नहीं आई, तब फरियादों की याद नहीं आई। आज याद आ रहा है 2 रुपए किलो गेहूं आ रहा है, 4 रुपए की। आप यह बताइए, यही हमारी जो डबल इंजन की सरकार है कि इस कोरोना काल में आप भी जान रहे हैं पूरे यूरोपियन की अर्थव्यवस्था चली गई, हमारी जीडीपी -23 आई, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे वॉलंटियर ने पूरी कोशिश की। ठीक है, 25 रुपए खरीद के 2 रुपए में, और वो छोड़िए। ठीक है दीक्षित जी, लेकिन इस बात पे भी, ठीक है दीक्षित जी, लेकिन इस बात पे भी सवाल उठेगा कि अध्यादेश जो कि इमरजेंसी में लाए जाते हैं, क्यों कोरोना काल में ऐसी इमरजेंसी हो गई जो इन 3 अध्यादेशों को लाना पड़ा। फिलहाल मनोज जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी, आप अपना पक्ष रखिए इस बात पर। देखिए, जैसे कि मदारी नहीं होता है, वो कहता है कि इस कागज के टुकड़े को मैं अभी नोट बना दूंगा, लेकिन जानते हैं क्या होता है, वो पूरा अपना खेल दिखाया करता है और दूसरी बातों में घुमाया करता है, लेकिन वो कागज का टुकड़ा कभी नोट नहीं बनता है। ठीक वैसे ही बात पर राजनीति कर रही है। अरे भैया, किसान पुराने मुद्दों को लेकर नहीं बैठी है, किसान आपके द्वारा बनाए गए कानूनों के विरोध में सड़क पे है, और उनके साथ में पूरे देश की जनता है, तमाम सारे 24 राजनीतिक दल जिन्होंने बंद का समर्थन किया और किसान के इस बिल को वापसी की मांग की, और उनका ये संवैधानिक अधिकार है। बीजेपी के साथी को अगर नहीं पता है कि जो विपक्ष है उसको भी संवैधानिक अधिकार है, तो आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, संविधान की किताब पढ़िए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बचिए। आप ये बताइए कि आप किसानों को संतुष्ट कैसे करेंगे। राजनीतिक दलों
दूसरों को बाद में संतुष्ट कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये बताइए आज की डेट में जनता को कि आप उस कि जो आप नियम लाए हैं उसको रोल बैक करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि किसान अब किसी बदलाव के मूड में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इस पे और चर्चा हम जारी रखेंगे क्योंकि चर्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, शायद तभी कुछ समाधान निकले। लेकिन फिलहाल दर्शकों, छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी और हरिन मलिक जी से भी समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे बिल के बारे में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारी इस खास चर्चा में लगातार जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं और आज भारत बंद की घोषणा की गई है, उस बंद की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उस बंद को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ चौधरी साबित मलिक जी जुड़े हुए हैं। मलिक जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने पक्ष के भी जो उत्तर थे उनको सुना था और जो विपक्ष था उसका भी उत्तर सुना था। लेकिन किसान जो है ना, वो पक्ष विपक्ष से इतर अपने काम में लगा रहता है। अगर किसान शायद अन्न ना उगाए तो पक्ष विपक्ष रहेगा ही नहीं। इसलिए पक्ष विपक्ष की लड़ाई से इतर किसान की मांगों को यहां समझा जाना ज्यादा जरूरी है। एक सवाल मेरा इस बात का है, अगर सरकार इस बात को लेकर के कह रही है कि ये ऐतिहासिक बिल है, किसानों के हित में बिल है, अगर इन 3 बिलों को लाने के बाद किसानों की जो परिस्थितियां हैं वो काफी हद तक सुधरेंगी, ऐसे में आपको कितना लगता है कि इन 3 बिलों में सुधार की गुंजाइश है? क्या कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको माना जाना चाहिए और कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पे अमेंडमेंट होना चाहिए? अगर दूसरी सरकार इनको लाना चाहती थी, आप लोग उस टाइम क्यों इनका विरोध करते थे? माननीय दिवंगत नेता सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी ने इन बिलों का, एक लोकसभा के नेता थे, एक राज्यसभा के थे, दोनों ने पुरजोर विरोध किया। दूसरा ये कहते हैं कि ये सपा ने कर दिया, बसपा ने कर दिया। अरे उन लोगों को तभी तो किसानों ने घर बैठा दिया। अगर आप लोग भी ये करोगे तो आपको भी घर बैठा देंगे। ये तो किसान के पास पावर है। आज आप नहीं सुनोगे तो फिर ये भी उसका जवाब भी देना जानते हैं। दूसरा ये कि अगर किसान को इस बिल की जरूरत नहीं है तो ये जबरदस्ती क्यों थोपना चाहते हैं? जी, भंडारण की अक्षमता अगर खत्म हो जाएगी, इतने बड़े बड़े वेयर हाउस इन्होंने बना लिए हैं, पूरे देश का अनाज खरीद कर ये भर लेंगे। जो आज 20 रुपए किलो खरीद देंगे, आम जनता को 200 रुपए किलो आटा मिलेगा। जब एमएसपी खत्म हो जाएगी तो कोई किसी भी भाव में खरीदेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट खेती है, कॉन्ट्रैक्ट खेती में पहले भी ऐसे कई चीजें हो चुकी हैं कि आलू बुआ दिया, भिंडी बुआ दी। अभी रिलायंस का एक मामला आया था कि उसने किसान से कॉन्ट्रैक्ट करके भिंडी की फसल बुआई, जो उसमें से आधी भिंडी उसने ली
बता दिया ये बड़ी भिंडी है, ये टेढ़ी भिंडी है, हमको सीधी और छोटी भिंडी चाहिए, उसको किसान कहाँ ले जाएगा? इसके बाद मैं आपको बता दूं, हम वेस्टर्न यूपी से हैं, हम हमेशा गेहूं और धान हरियाणा में बेचते थे। ये कहते हैं पूरा देश एक कानून, पहले हमको कोई नहीं रोकता था, इस साल वहां पे धान को जाने नहीं दिया गया, वो कहते हम लेंगे नहीं, मुकदमे उन पर ट्रैक्टरों पर मुकदमे कर दिए हैं। तो बताओ इस बिल का क्या फायदा है? पूरे देश में पहले भी किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बात, चौधरी जी अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बात की, छोटा सा सवाल मेरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के ये कि क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पूरी तरीके से गलत है, नहीं होनी चाहिए, या इसके भी जो नियम कानून और पहले कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उन्हें और सख्त बनाया जाना चाहिए? या 1859 में के नाम से है, वो हमारे इतिहासों में दर्ज है, उसमें किसान ऐसे पिस गया था, ऐसे लाचार हो गया था, 3 पीढ़ी किसान की चली गई थी। 150 वर्ष बाद बिहार के चंपारण में एक सत्याग्रह हुआ था सन 1939 में, उसके बाद वो कानून समाप्त हुआ था। तो अगर हम लोग इसको कर देंगे तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, किसान, उसका परिवार और इसमें आम उपभोक्ता भी पिस जाएगा, और टोटल जो है उसके कंपनियों के कर्ज के नीचे किसान दब जाएगा और उसकी जमीन भी धीरे धीरे सब चली जाएगी। ये सरकार कहती है हम तो खेती पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, जमीन पर नहीं कर रहे। अभी मंडी व्यवस्था है, मंडी में किसान पहले ही जाता है मंडी में और अपना पैसा ले आता है, उसको ब्याज नहीं देना होता। जब कंपनी आएंगी तो लोन लेना पड़ेगा, लोन का ब्याज देना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि हमको एक बात समझ में नहीं आती, जब किसान को ये बिल नहीं चाहिए, और ऐसी कौन सी विपत्ति थी कि पूरा देश अपने घरों में कोरोना काल में सो रहा था और मोदी जी ने रात के अंधेरे में कोरोना काल में 3 बिल लाए, जो 2 कृषि से संबंधित है, 1 फूड से संबंधित है। अगर ये इतने ही उपयोगी बिल हैं और किसान के लिए इतने ही लाभ के हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं किसानों की कमेटी बनाई गई, क्यों नहीं विपक्ष के नेता और पक्ष के नेताओं की बनाई गई, क्यों नहीं उसमें उस वक्त किसानों से बात क्यों नहीं की गई? दीक्षित जी, लगता है आपको कि सरकार परिस्थितियां भांपने में थोड़ी सी विफल रही? उस समय शायद ये बातचीत कर ली होती तो आज हमें ये चर्चा या ये नजारे जो देखने को मिल रहे हैं ये नहीं देखने पड़ते। मलिक जी ने अभी कहा, मेरे मित्र ने कहा भिंडी बड़ी हो या छोटी हो या एमएसपी और कानून, मैंने इनसे पहले भी डिस्कस किया था कि जब ये बिल लाया गया था वो मंथ जून था, और आप भी जान रहे हैं वो जून का महीना जब भारत देश या भारत देश नहीं संपूर्ण विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से पीड़ित था जी, ठीक है, उसमें भी हमारे सरकारी कार्य थे और उस कारण पूरा देश बंद था। हम इस बिल को हो सकता किसान को समझाने में असमर्थ रहे हो, लेकिन उस समय जब आपके पास आपदा आती है, लेकिन कोई हमारा देश एक हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यानी संपूर्ण भारत का जो भारत में हिस्सा है, उसने अपने पड़ोस को भी, चाहे छोटी भिंडी हो चाहे बड़ी भिंडी हो, कोई भूखा नहीं सोया मलिक जी। और जो आप कह रहे हैं एमएसपी का कानून, आप 1859 नहीं 1857 की क्रांति से बरगाए नहीं, इससे पहले पश्चिम बंगाल में भी 33 जन खड़े हुए थे। 4-6 दल मिलके वहां दिल्ली के चांदनी चौक में हल्ला मचा देंगे तो उसका निराकरण नहीं होगा। हाँ, जून में आप भी जानते हैं कि कोरोना की दर क्या थी, और उस देश में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश में इस आपदा के संकट को भी हल किया। और उस दौरान जब उनको लगा कि हमारे सड़कों पे सब्जियां सड़ रही थी, तब देख के इस अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जब खेतों में बिजलियां सड़ गई, सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए, सारे मॉल बंद हो गए, सारे होटल्स बंद हो गए, तो इस बिल की भी आवश्यकता थी। क्योंकि ये हमारा कृषि, हमारा देश भी 70% जो है कृषि आधारित है, और उस बिल को लाना आवश्यक हो गया। क्यों? तब इस बिल को आपातकाल में लागू किया अरे गया। क्यों लाना आवश्यक हो गया, ये बताया जाए ना। अरे क्यों लाया गया? आपकी सरकार सपावादी, अरे छोड़िए सपा बसपा कांग्रेस छोड़, आप बताओ क्यों जरूरी है बिल? बिल क्यों जरूरी है? जब आपके अधिकारी बिचौलिए दलाली करते थे तब आपने क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं आपके पास। नहीं, वो बोल देना अंदर। आप किस नियम से तय हो रहा है कि सीएम से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा? वो एक बार अंदर से बोल देंगे तो अभी अंदर से आप बोल दे सर, आप बोल दे सर, आप बोल दे प्लीज, आप बोल दे सर, प्लीज आप बोल दे। बोलेगा दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं स्पीकर पे ले रखा हूँ आपको। ये लोग कह रहे हैं कि सीएम ऑफिस से हमने पूछा है कि आ सकते हैं, सीएम ऑफिस
बीच एक बार फिर से चर्चा पे जाएंगे। दर्शकों आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। आम नेता मनीष सिसोदिया लाइव है इस वक्त। किस तरह से बड़ी भीड़ के बीच में मनीष सिसोदिया वहां पहुंचे हैं और जो धरना प्रदर्शन किसान वहां कर रहे हैं उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं। ये माइक लाओ, उसका क्या करना? गलती से होम मिनिस्टर का नंबर लगा रखा है क्या? किससे बात कर रहे हो? आपके अधिकारी कह रहे हैं सीएम हाउस अरेस्ट नहीं है। यहाँ पे सारे इंस्पेक्टर सारे पुलिस वाले खड़े करके कह रहे हैं हम मिलने नहीं देंगे बिना परमिशन के। किससे परमिशन दे रहे हैं? सीएम कह रहे हैं हम बुलाओ मेरे लोगों को। अभी ज्यादा है इसलिए पूछ रहे हैं। अभी आज से पहले बता दे रहे हैं। ये आम आदमी का सीएम है, वीआईपी का सीएम नहीं है। ये बैरिकेड है भाई, मैं प्रलय स्टेट से तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। आप 5 मिनट किए जा रहे हैं और फिर आपके अफसर कह रहे हैं नहीं हाउस अरेस्ट नहीं है। लोग सीएम से मिल नहीं सकते। सीएम कह रहे हैं मिलने दो मेरे को, आप मिलने नहीं दे रहे हो। ये बैरिकेड किसकी परमिशन से लगे हुए हैं? अदानी की दलाली नहीं चलेगी। अदानी की दलाली नहीं चलेगी। अदानी की दलाली नहीं चलेगी। मेरी बात को रिहा करो। जो बीजेपी के मुद्दे अंदर बिठाए हुए। आप देख रहे थे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे थे और किस तरह से वहां जो हड़ताल कर रहे किसान हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत की। भारत में कई राज्यों में बंद का अलग अलग जगह अलग अलग असर नज़र आ रहा है। इस चर्चा पर जाने से पहले हम दीक्षित जी से बात कर रहे थे। मनोज जी आपके पास ही में आ रही थी इस बात को लेकर के। लगातार किसान इस बिल को लेकर के पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। लग रहा है आपको कि किसानों का ये विरोध शायद अब आप कहेंगे उस पीक तक पहुंच चुका है, गला इतना भर चुका है। किसान पिछली सरकारों या तमाम जो हमारा आज़ादी के बाद का इतिहास रहा है उसके बाद जितने भी बिल आए इतना ठगा सा महसूस कर रहा है कि अब शायद इस बिल में जो अच्छी पॉइंट्स भी हैं उसको भी अभी वो नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा है कि अभी जो ऐसे तैसे हैं हमको रहने दो, हमें नहीं चाहिए आपके 3 बिल। देखिए कुछ बातें ऐश्वर्या जी बड़ा अंडरस्टूड रखनी पड़ती हैं। शायद इस सरकार को इस बात का इल्म बिल्कुल नहीं रहा कि सब्सिडी किसानों को क्यों दी जाती है। मैं एक लाइन बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और चौधरी साहब मलिक साहब मेरी बात की पुष्टि जरूर करेंगे। मैं चाहूँगा इस देश में जो पूंजीवाद खड़ा है वो किसानों के दम पे खड़ा है। इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ क्योंकि जिस जो स्पेस है जो मार्जिन है वो सिर्फ इसलिए है कि किसान अपने तमाम सारे उगाए गए खाद्य पदार्थों का मूल्य का निर्धारण नहीं करता है। उसका जो गैपिंग है, जो उसका स्पेस है, जो मार्जिन है वो बिचौलिए तय करते हैं और बिचौलिए में वो तमाम सारे उद्योगपति वो ऊपर तक कड़ी नीचे से ऊपर तक जाती है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप उसके बावजूद उनको दोहरी मार देना शुरू कर दिए, जैसे सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, बिजली किसानों की महंगी, डीजल पे सब्सिडी खत्म, दवाई बीज पे सब्सिडी खत्म, खाद महंगी, खाद का दाम ज्यादा और खाद की बोरी में 5 किलो बोरी कम, फिर भी किसान कुछ नहीं बोला। आपको वोट दे रहा है, आपको आपके साथ सत्ता में बराबर बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अब एक इतना बड़ा नियम ले आए आप, और वो ये कि किसान की जमीन भी आप छीन लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए उसको लोन उसके ऊपर लाद देंगे और उसके एमएसपी का कुछ अता पता नहीं। मंडी के बगल में एक बैठेगा, किसान की मजबूरी होगी तो वो औने पौने दाम में देना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसने लोन ले रखा है। और इस देश में
करोड़ों लोग, ये आंकड़े जानते हैं करोड़ों लोग कि कितने लोग किसान आत्महत्या करते हैं सिर्फ इस वजह से कि जितना सरकारों के द्वारा किया गया वो पर्याप्त नहीं था और भी चीजें करनी चाहिए। मैं तो एक बात कहता हूं, हमारी सरकार बिल्कुल बेकार सिंगल इंजन की थी, कांग्रेस डबल इंजन की सरकार थी और वो भी दुनिया की सबसे बेकार सरकार रही होगी, मैं ये मान के चलता हूं। आप डबल इंजन की सरकार, आपके यशस्वी प्रधानमंत्री, मतलब है तो देश के, आपके यशस्वी प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं किसानों को एक अधिकार दे दो, कोई बिल लाने की जरूरत नहीं, सारे बिल ले आओ, किसान अपने मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा। अगर वो 50 रुपए कुंटल बेचना चाहेगा तो 50 रुपए कुंटल बेचे और 5,000 रुपए कुंटल बेचना चाहे तो 5,000 रुपए कुंटल बेचे, और उसके लिए उसकी व्यवस्थाएं सरकार को करनी पड़ेंगी कि वो अपना चीजें कहां रखे। लेकिन जब परिभाषा ही उल्टी की जा रही है कि अब तो जिसे कहते नहीं, अभी तक तो जनता का खून चूसा गया सरकार के द्वारा 7 सालों में, अब किसानों का खून चूसने का बीड़ा उठाया इस सरकार ने, इसीलिए लगातार किसानों को इस तरह के बिल में फंसाने की कोशिश की जा रही। मैं भ्रमित नहीं कर रहा हूं, किसान नेता मेरे साथ बैठे हैं। जिस तरह से दीक्षित जी आपके पास में आऊंगी, किसानों को लेकर के बात होती है, तमाम सब्जियों को लेकर के बात होती है, इतने अमेंडमेंट्स की बात होती है, लेकिन फिर भी जो 2-3 उदाहरण बहुत सामने हमारे हैं और जो हम हर साल देखते आते हैं, आलू से लेके प्याज तक के दाम अर्श से लेके फर्श तक बढ़ते हैं। वही आलू 5 रुपए भी बिकता है, वही आलू जनता 80 रुपए किलो भी खरीदती है। तो ये जो बीज की समस्याएं हैं, जो ये बीज की परेशानियां हैं, आपको लगता है कि जिस तरह से बीज से आड़तियों को, बिचौलियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वो खत्म हो जाएंगे या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये जमाखोरी के जरिए वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे? ऐश्वर्या जी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं बिंदुवार इस प्रश्नों के उत्तर दूंगा। पहले तो हमारे मित्र ने कहा, अभी आपने देखा था कि इलेक्शन में इनके दोनों युवा की जोड़ी थी, तब इनको एमएसपी की याद नहीं आई। इनके दोनों युवाओं ने प्रधानमंत्री को भूरी भूरी गालियां दी, जो नहीं कहा वो। दोनों युवाओं साइकिल पे घूमे, तब गले में हाथ डाल के गहबनिया, तब एमएसपी की याद नहीं आई। और हमारे मित्र जो कह रहे हैं नहीं आई, जब हमारे मित्र कह रहे हम बिल्कुल बेकार, फार्मिंग को मैं आपको तकनीकी, सारी सरकारें बेकार, आप अच्छी सरकार हो, आप बताओ क्या कर रहे हो। ये कहानी मत सुनाओ, कथा नहीं सुनाते टीवी पे बैठ के। पुरानी सरकार, बुरे सरकार, ये वाले सरकार, उसकी सरकार, ये क्या? अरे ये तो गांव में होता है, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता सरकार के लिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, अरे कोस के कोसी नदी हो जाओगे भाई, कोसो मत। सरकार कोसने से, हाँ, आप कर क्या रहे हो ये जनता को बताओ, जनता जानना चाहती है, आप बताओ। अरे डरवा मत, डरते नहीं। चलो ठीक, विपक्ष नहीं, यहाँ पर किसान, ये देखिए इधर उधर भाग रहे हैं, ये इधर उधर भाग रहे हैं, किसान से अलग भाग रहे हैं। वही बात आप समझने की कोशिश, अरे हम समझ रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई, डीजल के दाम बढ़ाए, डीजल से सब्सिडी हटाए कि नहीं हटाए? दीक्षित जी, छोटी सी बात, बिजली के दाम बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? कोई समस्या आए तो एसडीएम तक जाने की बात हो रही है। आपको लगता है एक छोटा सा किसान जो कि अपने खेत में फसल उगाता है, वो अगर धोखाधड़ी होने पे एसडीएम तक जा पाएगा? एसडीएम तक जाने की बात ही नहीं है। मोदी जी आएंगे घर उसके भाई, इनको पहले ठीक प्रकार से समझे। कैसे समझे? एक मूल बात, किसको समझाया? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये अर्थ है, आपने किसको समझाया जी भाई? इनके इस बिल को आपने किसको समझाया ये बताइए। आप देखिए, लोकसभा में चर्चा हुई, राज्यसभा में चर्चा हुई, कहाँ चर्चा हुई बताइए ना, जनता जानना चाहती है। की तैयारी के लिए बीज, जी उसको पहले से पता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, लेकिन अगर वो उसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ठगा जाएगा तो वो किसके पास जाएगा? इस चीज को समझने की जरूरत है। अब आपको कहने की बात, अभी हमारे मलिक साहब भी आपने देखा डिबेट में, हमारे अरविंद केजरीवाल, आपको लेटेस्ट जानकारी बताऊं, अभी कल शाम की बात, अरविंद केजरीवाल ने 3 बिलों में एक बिल पे सहमति दे दी और फिर उसके चंद घंटों बाद वो इस भीड़ में पहुंच गए। तुम ये धोखा दे रहे कि हम धोखा दे रहे? हमारी डबल इंजन की सरकार तो निरंतर प्रयास कर रही है कि अगर कुछ कमी है, भाई कमियां किसमें नहीं होती हैं, इस आपदा के समय भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वो धोखा दे रहे हैं। किसान को पहले से पता हो कि हमें हमारे बिल का ये हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अरे सुनिए, उसके पास दोनों ऑप्शन, सुनिए अरे छोड़िए दीक्षित जी, अगर इतना ही आसान होता तो शायद किसान अब तक समझ गया होता। मनोज जी आऊंगी, चौधरी समिति आपके पास में आ रही हूँ।
अब जो ये मुद्दा इतना ज्यादा खिंच चुका है, 5 दौर की वार्ता जो है विफल हो चुकी है, कल फिर से वार्ता होनी है, कितनी गुंजाइश लग रही है आपको कि थोड़ा सरकार इस चीज पे अमेंडमेंट करेगी और थोड़ा किसान इस बात को मानेंगे, या अभी भी आपको लगता है ये आंदोलन और आगे जाएगा? में जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो किसान को भूल जाती है, और जो भी विपक्ष में आती है वो उसको सपने दिखाती है, लेकिन जब जैसे ही उसको मौका मिलता है मलाई खाने का, अपना मलाई खाने में व्यस्त हो जाती है और किसान को भूल जाती है। यही बीजेपी है जो कहती थी हम ये लाएंगे, वो लाएंगे, ये करेंगे। इन्होंने आके कई सारे कानून बदले हैं। भूमि अधिग्रहण का कानून सबसे पहले इन्होंने बदलना शुरू किया था। किसानों के मुद्दे पर जैसे आपने भी कहा कि अब अंत हो चुकी है, गले तक किसान का भर गया है, इतनी परेशानियां हो गई है, तब जाकर किसान सड़कों पर उतरा है। सरकार को हमारी बात मान लेनी चाहिए, वो जायज मांग है। व्यापारियों से किसानों का हित करना चाहिए। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, किसान अब की बार पीछे हटने वाला नहीं है। लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़ा रहेगा। अगर 6 महीने भी लगे, साल भी लगा, तो ये नहीं हटेगा। आपने देखा होगा, नहीं तो आपको ये आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन है। ये भारत के साथ साथ विदेशों में भी चल रहा है। बाहर के लोग जो अपने देश के वहां रह रहे हैं, वहां की सरकारें भी दबाव बना रही है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग तो किसान है, मजदूर है। आपने देखा होगा कहीं भी किताबों में लिखा जाता है एक गरीब किसान, एक मजबूर किसान। तो हम लोग तो मांगने के लिए आए हैं। जब इन्होंने मांगा, हमने इनको वोट दे दिया। अब इनसे हम मांग रहे हैं तो इनको भी हमको देना चाहिए, नहीं तो जो पिछली सत्ताओं का हाल हुआ है वो इनका भी होगा। ये तो राजतंत्र कायम करना चाह रहे हैं, ये दबाना चाह रहे हैं। ये लोग जो हैं किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। किसान के हाथ में भी शक्ति है, लोकतंत्र है, किसान के हाथ में भी शक्ति है और जनता के हाथ में भी पावर है। इस बात की दीक्षित जी आपके पास में आऊंगी। ये 3 बिलों पे जिस तरह की किसानों के साथ और सरकार के बीच एक रस्साकशी की जो आप कहेंगे बहुत ज्यादा अब आगे तक बढ़ चुकी है, लेकिन अगर कुछ और जो सरकार की तरफ से योजनाएं लाई गई, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कह लें, चाहे ऑल ओवर इंडिया की बात कह लें, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे कृषि सिंचाई योजना, जो 2 के उदाहरण मैं आपको दे रही हूं, बहुत सारे इस चीज में हमारे खुद ने इस बात की खबरें चलाई गई हैं कि कृषि बीमा योजना सरकार इस नीति को लेकर के आई। किसान के साथ खड़े होकर के जो मंत्री जी हैं उन्होंने तस्वीर भी खिंचवा दी कि 2 लाख रुपए आपको दिए गए हैं, वो फोटो भी आ गई, लेकिन किसान के खाते में पैसे नहीं आए। उसने इस तरह अपने आप को ठगा सा महसूस किया। अब इस बात की सफाई चाहे इस बात में दी जाए कि वहां की जो नौकरशाही अधिकारी थे वो भ्रष्ट थे या कुछ भी सिस्टम रहा, लेकिन समस्या इसी बात की है, ये जो नीति थी किसानों के लिए लेकर के आई गई और किसानों को ही इसका फायदा नहीं मिला। शायद यही वजह है कि किसान अब इतनी सी भी शंका है तो वो मानने को तैयार नहीं है कि आप सिर्फ मुंह से बोल करके कह दें कि एमएसपी हम देंगे, नहीं, उनको लिखित चाहिए या उन्हें कोई ऐसा प्रूफ ऑफ चाहिए जो कि आगे चल के वो दिखा सके कि ये मुंह जबानी नहीं था, ये लिखित था हमारा। मैं मलिक जी की बात आपने कहा, मैं मलिक जी की बात को थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं। यूरोप में सबसे विकसित, आज हम मानते हैं कि सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, वहां पर भी आप देखेंगे 90% कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। उनके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वहां की दीक्षित जी, वहां की जुडिशरी मजबूत है, इस बात को भी तो समझिए। जुडिशरी मजबूत भाई, अरे परव्यक्ति आय क्या है वहां पे, वहां की परव्यक्ति आय, भारत की परव्यक्ति आय आपको पता है क्या कितना अंतर है? आपके रुपए की कीमत और उनके डॉलर की कीमत का अंतर आपको पता है? अमेरिका बना देंगे भारत को। ढपली बजाओ, ढपली ढपली तबला बजाओ बस, इसके अलावा कुछ नहीं आता। हाँ, आपको नहीं चिंता थी आपके जमाने में? अरे हमें बहुत चिंता थी, आप अपनी चिंता बताओ। फार्मिंग के जरिए हमारी डबल इंजन की सरकार चाहती है, युवा खेती से जुड़े। युवा जुड़ना चाहता था। आप समझ में आएगा, युवाओं को किसानी कराना चाहती है सरकार, युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहती है सरकार। अब बात समझ में आई। आपके राहुल गांधी ने से बात कर रहे हैं, आपकी अंदर बात हुई सीएम ऑफिस में, आपकी बात? सीएम ऑफिस चाह रहे हैं कि ये सारे लोग अंदर आ जाएं, क्योंकि सीएम साहब मिलना चाह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं हम सीएम साहब से मिलने नहीं देंगे।
यही तो हाउस अरेस्ट होता है। आप डेली जाते हैं, हम देखते सीपी साहब कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट नहीं है। आप लगभग हर हफ्ते में 2-3 बार जाते हैं। मैं रोज दिन में 3 बार जाता आज दिक्कत क्या आ रही हूँ। है? आज दिक्कत ये आ रही है कि जो लोग जाना चाह रहे हैं उनको जाने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे से। सीएम साहब से लोग मिलना जाना चाह रहे हैं, ये लोग मिलने नहीं जाने देना चाह रहे हैं। बोले हम तय करेंगे कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा। इसका मतलब सीएम हाउस अरेस्ट पे ले रखे हैं इन्होंने। सीएम साहब ने इनको किसानों को जेल में डालने से, जेल देने से मना कर दिया। इन्होंने सीएम साहब के घर को जेल बना के रखा हुआ है इसमें। तो दर्शकों, इसी के साथ फिलहाल आज के हमारी इस चर्चा में इतना ही। वक्त हो गया सबको धन्यवाद कहने का। चौधरी सविक जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, किसानों की बातें हमारे सामने रखने के लिए। मनोज जी आपका भी धन्यवाद। देशबंधु जी आपका भी बहुत धन्यवाद। दर्शकों, किसान और किसान से जुड़ी समस्याएं एक ऐसा मुद्दा है जो शायद हम और आप इन सभी से जुड़े रहते हैं, इन सभी को साझा करते हैं। ऐसे में किसानों की अगर समस्याएं सामने आई हैं तो उन पर चर्चा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हुई हैं किसानों और सरकार के बीच जो अगले दौर की वार्ता होगी उस पर। और इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ।